नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। आज हम बात करेंगे गर्मी को लेकर। हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। डॉक्टर गोपेश मंगल आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं और वर्तमान में आप राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपको करीब 14 वर्षों का अनुभव है। आपकी करीब 100 के आसपास रिसर्च पेपर और 13 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपको भामाशाह अवार्ड समेत कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं और आप पंचकर्म के विशेषज्ञ हैं। तो डॉक्टर साहब, इस शो में आपका स्वागत है। गर्मी भयंकर पड़ी रही है और इससे हमारा हाल बेहाल है, पारा चढ़ रहा है। तो हमारे शरीर के अंदर का जो तापमान है उसे लेके आयुर्वेद क्या कहता है, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि जब इन दोनों तापमान में असंतुलन होता है तो शरीर और हमारे अंदरूनी जो तंत्र है उस पर क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि बाहर का तापमान 45 या 47, 50 भी कई जगह जा रहा है, और अंदर जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है, इन दोनों की क्या भूमिका है और आयुर्वेद कैसे इसे देखता है? बिल्कुल, आयुर्वेद में इस पे बहुत डिटेल से मेंशन है संहिताओं में। और जो आयुर्वेद का यूएसपी हम बोल सकते हैं वो है ऋतुचर्या। तो आयुर्वेद हमेशा मानता है कि हम प्रकृति के घटक हैं और उससे कभी अलग नहीं हो सकते। जैसा हम देख रहे हैं कि सूरज करोड़ों मील दूर है, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे भी उतना ही होता है। केवल प्रकृति पे ही नहीं होता, मतलब पेड़ पौधों पे नहीं होता, हमारी बॉडी पे भी उतना ही इफेक्ट होता है। तो इस चीज़ को, प्राकृतिक नियमों को समझ के ही आयुर्वेद ने कुछ नियम बनाए हैं जो ऋतुचर्या के नाम से वर्णित है शास्त्रों में। ऋतु यानी जो मौसम जो है वो, और चर्या यानी जो हमें एक्ट करना चाहिए या उसको फॉलो करना चाहिए। अगर ब्रॉड रूप से देखें तो 6 ऋतुओं का वर्णन है, जिसमें से एक ऋतु है वो है ग्रीष्म ऋतु। और इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर 6 ऋतुओं को माने, एक होता है आदान काल, एक होता है विसर्ग काल। आदान वो होता है कि जब धीरे धीरे सूरज की गर्मी बढ़ती है। तो ये जो ग्रीष्म ऋतु है ये आदान काल का लास्ट पीरियड है। इसके बाद विसर्ग काल स्टार्ट होगा। और आदान का मतलब कि सूरज अपनी शक्ति से सबसे ज़्यादा जो आपकी एनर्जी है या वाटर कंटेंट है उसको सबसे ज़्यादा कम खींचता है बॉडी से। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से भी नेचुरल जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग भी हमारा जो बॉडी का बल होता है वो धीरे धीरे इस ऋतु में कम हो जाता है। तो जब ऋतु के कारण बल भी कम है और जो हमारा वातावरण है वो भी इतना उष्ण है, इसके कारण बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं। अगर हम ऋतुचर्या का पालन करें, जो आयुर्वेदिक में वर्णन है, तो हम जो चेंजेस, एटमॉस्फेरिक चेंजेस है, उनसे हम बच सकते हैं या उनको हम बेटर तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसा आपने पूछा भी कि क्या जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो तो बॉडी में क्या चेंजेस होंगे। आप देख लीजिए, जब भी कभी इस तरह का चेंजेस आते हैं बॉडी में तो बॉडी खुद अपने उसको प्रिपेयर करती है। मतलब फर्स्ट रिएक्शन डिफेंस सिस्टम जो है उसको कॉप अप करने के लिए होता है। तो जैसे धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी बॉडी उसको कम करने के लिए, क्योंकि एक कूलिंग सिस्टम है हमारी बॉडी में, उस बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बॉडी पसीने को ज़्यादा लाती है और रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाती है ताकि और ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई जाए और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कूल अप हो। तो पसीने एक बहुत बेटर मीडियम होता है। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे गर्मियों में अगर हम बात करें कि अगर जैसे आपने बोला कि 50 डिग्री तक अगर कहीं जा रहा है तो फिर सनस्ट्रोक जैसे होने की चांसेस रहते हैं। बॉडी भी अगर सफिशिएंट अमाउंट में अगर पानी शरीर में है तो बॉडी ईजिली कर पाती है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा और पसीना बहुत ज़्यादा आएगा और एक लेवल के बाद बॉडी में इतना पसीना होता नहीं और आयंस जो हमारा सोडियम पोटेशियम में उतने हो नहीं पाते, इलेक्ट्रोलाइट वो डिसबैलेंस होते हैं, पसीना कम आने लगता है और हम सन स्ट्रोक की तरफ जाते हैं। तो ये 2 डिसबैलेंस होने लगता है। और आजकल का जो हमारा खाना पीना है और जो हम रहन सहन है वो हमारा पसीने आने का सिस्टम भी बहुत धीरे धीरे कम हो गया है। तो बॉडी का नेचुरल कूलिंग सिस्टम है वो हैम्पर होता है, उस वजह से कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर यही टेम्परेचर बहुत वेरिएट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हमें चक्कर आना, फेंटिंग, इसके अलावा जो बोलने में डिजीनेस, इस तरह कई सारे सिम्टम्स हमारे आने लगते हैं। वो शारीरिक रूप से भी होते हैं और मानसिक रूप से भी संभव है।
बिल्कुल। तो जो हमारा नेचुरल कूलिंग सिस्टम है, हमारे शरीर को ठंडा रखने की जो इंटरनल प्रणाली है, उसको हम लोगों ने ही थोड़ा सा अव्यवस्थित कर दिया है। और जब भी मौसम में ऐसा वेरिएशन आता है टेम्परेचर के अंदर, तो हमारा शरीर उसको झेल नहीं पाता, क्योंकि जब आपके शरीर में बल नहीं है तो तापमान या पारा जो है वो आपके शरीर के साथ आसानी से छल कर लेगा। आयुर्वेद तो हज़ारों सालों से है, और जिस समय इसका इलाज और नुस्खे वो सब इन्वेंट किए गए थे, तो मुझे ऐसा लगता है उस ज़माने में इतनी गर्मी तो नहीं पड़ती होगी, क्योंकि उस समय वनस्पति और जंगल, दूसरी चीज़ें, पेड़ पौधे, ये सब एक बैलेंस था पृथ्वी के ऊपर। तो अब जो चीज़ें हैं, अब जैसे जैसे तापमान की ही बात लें हम, लोगों की दिनचर्या है, खान पान है, इन सब में बहुत बदलाव आ गया है। तो अब जो हम चीज़ें ले रहे हैं आयुर्वेद की, वो उस ज़माने की जो हज़ारों साल पुराना आयुर्वेद है उससे क्या बदलाव आया है इनके कंपोजिशन में, इन्हें बनाने में और इनको लेने में? मरीज़ जिस तरीके से दवाइयाँ ली जाती, तो कुछ बदलाव आया है? बिल्कुल, आयुर्वेद भी ये कहता है कि जो कई सालों के बाद धीरे धीरे जो मेडिसिन की पोटेंसी है, क्योंकि ये तो 5000 साल पुराना आयुर्वेद शास्त्र माना जाता है, और युग जितने निकलते जाते हैं धीरे धीरे जो मेडिसिन की पोटेंसी वो भी वीक हो रही है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन इतना है, जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस हो रहे हैं, टेम्परेचर इतना हाई हो रहा है, तो केवल बॉडी पे नहीं, जिन जड़ी बूटियों पे हम निर्भर है, जिन जंगलों पे हम निर्भर हैं, वो उनके साथ भी वही सारी चीज़ें हो रही है जो हमारे साथ होती है, यानी उनकी भी पोटेंसी कम होती जा रही है। तो पोटेंसी कम होने के कारण हमें जो फॉर्मुलेशन है उसमें कुछ बदलाव करने पड़े हैं। और आधुनिक टाइम में पहले के लोगों के पास समय होता था कि तो हम जो नेचुरल रेमेडीज़ है उनको बता सकते थे कि आप इस तरह से कर लीजिए। अब समय उतना है नहीं, तो उसके अकॉर्डिंगली काफ़ी सारे फार्मास्यूटिकल चेंजेस हुए। जैसे अगर लेप की बात करें तो वो लोशंस के रूप में आने लग गए, कुछ मेडिसिन सिर्फ फॉर्म में आने लग गई है, पैकिंग चेंज हुई ताकि वो लॉन्ग टर्म उसको हम प्रिजर्व कर सकें। तो जैसे स्वरस वाली कल्पना थी वो केवल एक दिन चलती थी, लेकिन आजकल की जो पैकेजिंग है उससे हम थोड़ा उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे चेंजेस आयुर्वेद साइंस में भी हुए हैं जो पेशेंट फ्रेंडली भी हैं। अच्छा, जैसे आयुर्वेद में यदि कोई इमरजेंसी में मरीज आता है कि चक्कर आ गया है, घबराहट हो रही है, तो उसके लिए कोई नुस्खा है कि उसको तात्कालिक कुछ राहत मिल जाए? अब उसको इन सब समस्याओं की जो वजह है वो तो मेडिकल जांचों और किसी विशेषज्ञ चिकित्सक को देख रेख और वो परीक्षण करेंगे तभी बता पाएंगे, लेकिन ऐसे इन जनरल यदि मेरे को चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, तो मैं कौन सी चीज़ तुरंत ले सकता हूँ? देखिए, चक्कर आ रहे हैं या घबराहट हो रही है तो पहले एक बार हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है पेशेंट डायबिटिक हो या बीपी की वजह से हो, या जैसे अभी हम ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं तो गर्मियों में बहुत कॉमन कारण है कि गर्मी की वजह से जो सन स्ट्रोक होता है उसकी वजह से भी इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो एक बार पेशेंट को एसेस करने के बाद हम देख सकते हैं कि अगर सन स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन के कारण इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं तो बहुत सिंपल रेमेडी है कि आप नमक चीनी का घोल या शिकंजी दे के हम उसको कवर अप कर सकते हैं। अगर डायबिटिक है तो आजकल हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हम इजीली मेजर कर सकते हैं, अगर वो हाइपोग्लाइसेमिया में या हाइपरग्लाइसेमिया में तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीट कर सकते हैं। रही बात अगर बीपी की वजह से इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं तो हम बीपी को इजीली आयुर्वेदिक मेडिसिन से मैनेज किया जा सकता है। रही जो इमरजेंसी मेडिसिन की बात है, ये मिथ है कि आयुर्वेद में इमरजेंसी मेडिसिन नहीं रहा होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सर्जरी आयुर्वेद की देन है। 5000 साल पहले जो भी आज जो हम प्लास्टिक सर्जरी है, राइनोप्लास्टी, जो भी मॉडर्न साइंस की है, वो उसके सबके टेक्निक्स सुश्रुत संहिता में लिखे गए। और पहले हम देखते थे कितने बड़े भीषण युद्ध हुए हैं और आपस में लड़ाइयाँ कितनी होती थी, तो लोगों को चोट लगना और इस तरह के सिम्टम्स बहुत होते थे। तो उस वक्त एक इमरजेंसी मेडिसिन की ज़रूरत होती थी, वो आयुर्वेद के पास थी। लेकिन चूँकि आधुनिक काल आया, मॉडर्न मेडिसिन आई, तो उसका प्रयोग धीरे धीरे कम हो गया, वो ज़रूर इम्पैक्ट अभी है। अच्छा, पंचकर्म तो आपका विभाग ही है, और आयुर्वेद में तो जितने भी हमारे शरीर की समस्याएं हैं, व्याधियां या बीमारियां हैं, उनके लिए शरीर से जुड़े हुए किसी न किसी दोष को देखकर इलाज या उसकी वजह जो है वो निकाली जाती है। तो जो दोष हैं वो अभी गर्मी में किस तरह के दोष जो हैं वो बढ़ जाते हैं, किन लोगों में होते हैं, और पंचकर्म इसमें किस तरह से मदद कर सकता है? जी, जैसे कि आयुर्वेद का पूरा शास्त्र त्रिदोषों पे निर्भर है, और जो हम चिकित्सा करते हैं वो भी जो त्रिदोष है यानी वात पित्त कफ है, इन्हीं को बैलेंस करते हैं।
क्योंकि ये वाली जो ग्रीष्म ऋतु है इसके अंदर धीरे धीरे कफ कम होने लगता है और वात बढ़ने लगता है, क्योंकि जो अगली ऋतु है इसके बाद वर्षा ऋतु, उसमें वात का प्रकोप होता है और इस अभी वात संचय होने स्टार्ट होता है। जो इससे पूर्व ऋतु थी वसंत ऋतु, उसके अंदर कफ का प्रकोप होता है और अब कफ कम होने लगता है। यानी इस ऋतु में जो दो दोष इंपॉर्टेंट है वो है कफ दोष जो कम होने लग रहा है और वात दोष जो बढ़ने लग रहा है। इसलिए इन दोनों दोषों को ध्यान में रखते हुए भी हमें सारा एक्ट करना चाहिए। और स्वाभाविक रूप से जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि जो बल कम होने लगता है उसके पीछे भी रीज़न यही है कि कफ धीरे धीरे कम होने लगता है इसके कारण। और आप वात की जैसे वृद्धि होने लगती है, इस वक्त हमें गैस्ट्रिक अपसेट वाली कई सारे सिम्टम पेशेंट्स में देखने को भी मिलते हैं, तो वो ये इसका रीज़न है। रही पंचकम के हिसाब से अगर हम केवल ग्रीष्म ऋतुचर्या की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में अगर मैनेजमेंट के साथ साथ हम कुछ क्रियाविधि है जिनको हम कर सकते हैं बॉडी को कूल रखने के लिए या रिलैक्स रखने के लिए। अगर जैसे किसी को सन स्ट्रोक हुआ है तो हम नारियल पानी से शिरोधारा कर सकते हैं। तो शिरोधारा में सर के ऊपर हम कंटिन्यूस एक फ्लो करते हैं, तो या तो नारियल पानी से कर सकते हैं या ठंडे जल से भी कर सकते हैं, तो इनकी हम शिरोधारा कर सकते हैं। इवन अगर फीवर एसोसिएट रहता है तो भी संहिताओं में वर्णन है कि दूध से भी कर सकते हैं और मदर मिल्क से भी शिरोधारा का वर्णन अगर फीवर बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड होता है। तो एक शिरोधारा का हम प्रयोग इसमें बॉडी को नेचुरली रिलैक्स और कूल करने के लिए कर सकते हैं अगर सन स्ट्रोक जैसी है। या परिषेक एक विधि है जिसके अंदर हम कुछ जो शीतल क्वाथ हैं उनका प्रयोग करके पूरी बॉडी पे एक लाइन की तरह हम डालते हैं ताकि पूरा सेक टाइप जिस तरह से होता है। तो परिषेक वाली विधि हम दो मुख्य इसमें प्रोसीजर हम अपना सकते हैं। साथ में पादाभ्यंग है वो हम कर सकते हैं घी को मसाज करके रात में सोते वक्त, तो उससे नींद भी सही आएगी और जो दिन भर की थकान है वो कम होगी और जो बॉडी रिलैक्स होगी तो रिवाइव होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो मेनली पंचकर्म में इस तरह की चीज़ हम कर सकते हैं। अच्छा, ये जो पंचकर्म की विधियां आपने बताई हैं तो ये कितने कितने दिनों में मतलब इनको करने की ज़रूरत रहती है? जैसे आपने एक बार करवा लिया मरीज को देख के तो वो 1 महीने चल जाएगा, 2 महीने चल जाएगा या पूरा गर्मी का सीज़न निकाल देगा? नहीं, नॉर्मली हम इसको इनिशियली 7 डेज के लिए रिकमेंड करते हैं कि आप एक बार 7 दिन कराइए। अगर आवश्यकता रहती है तो फिर हम दोबारा भी करा सकते हैं वो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, अगर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, लेप का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ जो पंचकर्म के अंतर्गत ही कई सारे लेप का वर्णन किया गया है। इसमें नॉर्मली जो अभी हमारे प्रचलन में भी है जो मेहंदी वाला जो लेप है, नॉर्मली हम इसको कलरिंग एजेंट के रूप में देखते हैं, लेकिन पहले ये सिर को शीतल रखने के लिए भी किया जाता था। तो हम मेहंदी का लेप कर सकते हैं या चंदन का लेप कर सकते हैं बॉडी पे अगर कहीं हमें रैशेज आ रहे हैं या हीट जैसा कहीं हो रहा है, या इसको उशीर का लेप भी कर सकते हैं। तो लेप वाली विधि भी हम अपना के इसको ठीक कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी का भी बहुत सारे लोग लेप लगाते हैं, तो वो भी ठीक रहेगा? बिल्कुल, मुल्तानी मिट्टी का लेप हम कर सकते हैं। नॉर्मली अगर हम नहाने में भी अगर कुछ चेंज करें तो भी ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा सोप को यूज़ करें। तो क्योंकि इस गर्मी में प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको पसीना लाना है और हम जब बहुत ज़्यादा केमिकल लोशन से बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो जो हमारे स्किन के पोर्स होते हैं उनको हम बंद कर देते हैं, तो जो नेचुरल पसीना आना चाहिए वो भी कम हो जाता है। दूसरा, हम पूरे टाइम एसी में बैठते हैं, एसी खुद एक ड्राइनेस कॉज करता है, पसीने को कम करता है, तो नेचुरल जैसा मैंने बोला कूलिंग सिस्टम कम हो जाता है। ऊपर से फिर हम केमिकल्स का प्रयोग करते हैं बहुत ज़्यादा, साबुन और इसका, तो वो सारे जितने भी पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं। तो अगर हम उपटन का प्रयोग करें या लेप का प्रयोग करें, अगर इस तरह का हम प्रयोग करेंगे तो इससे हम मुल्तानी मिट्टी का इनका प्रयोग करेंगे तो ये पोर्स खुले रहेंगे और हमारा पसीना सही आएगा, टॉक्सिन्स भी हमारी बॉडी से निकलेंगे और टेम्परेचर भी कंट्रोल रहेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे आपको एसी में बैठने से मना बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। समझाने की ये कोशिश हो रही है कि जो आपके शरीर में नेचुरल प्रोसेस है पसीना आने का और पसीना सूखने का भी, आप उसको बाधित ना करें। कोशिश ऐसी कीजिए, प्रतिदिन व्यायाम और दिनचर्या में उन चीज़ों को शामिल करें जिनसे ये प्रक्रिया आपकी सुचारू रहे। तो गर्मी और इससे उपजे जो दूसरे अन्य रोग या समस्या उनसे आप बचे रहेंगे। अच्छा, शरीर को ठंडक देने के लिए आयुर्वेद के अनुसार हम कौन कौन से पेय पदार्थ या कौन सी चीज़ें जो हैं उनको लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं? जैसे कोई मेरे को बता रहा था कि शीशम की जो पत्तियां होती हैं उसको लेने से शरीर में बहुत ठंडक रहती है।
शीशम की पत्ती का प्रयोग किया जा सकता है, या नॉर्मली जो हम इस वक्त यूज़ करते हैं वो नारियल पानी वो बेस्ट होता है एज अ कूलिंग एजेंट, या गुलाब का हम प्रयोग कर सकते हैं। गुलाब का आप शरबत घर पे इजीली बना सकते हैं, मिश्री डाल के उसका प्रयोग कर सकते हैं। या कोई डिजीज़ है, अगर बहुत ज़्यादा पित्त या गर्मी वाली है तो हम गुलकंद का प्रयोग भी कर सकते हैं। और या पेठे का स्वरस निकाल सकते हैं, जो पेठा की सब्जी बना सकते हैं, या उसको जूस बना सकते हैं, उस फॉर्म में भी ले सकते हैं। और अभी वैसे अगर हम देखें तो इस मौसम में जितने भी फल या फ्रूट जो भी आते हैं वो सारे शुगर रिच होते हैं, यानी मतलब आपको एनर्जी देंगे, फ्रुक्टोज रिच है, और साथ में वाटर कंटेंट ज़्यादा है। तो प्रकृति ने हमें ऑलरेडी इतना अच्छा सब कुछ दिया है कि अगर हम केवल जो सीजनल फ्रूट्स भी अगर ले लेंगे तो भी हमारी शरीर की जो नेसेसिटी है वो पूरी हो जाएगी। तो आप देख लीजिए तरबूज इस वक्त आ रहा है, खरबूजा आ रहा है, वो सब मीठे हैं और वाटर कंटेंट भी हाई है। तो इनके हम जूस भी बना सकते हैं और इनका या फ्रूट्स के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। और बिल्कुल जो और नेचुरल स्वरूप में जो वाटर कंटेंट हमारे शरीर में जाता है वो हमारे प्यास जो है उस समय उसकी भी बहुत अच्छे ढंग से पूर्ति करता है, जबकि पानी हम कितना भी पी लें हमारी प्यास जो है वो नहीं बुझती है। अच्छा, गर्मी में जब खान पान की बात आती है तो हमारा आहार कैसा होना चाहिए, मतलब जो शरीर की जो गर्मी है उसको भी शांत करे और हमारे पाचन तंत्र को भी ठीक रखे? बिल्कुल, खाने से रिलेटेड एक बहुत बड़ी जो इसमें इस मौसम में जैसे भी टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण हमें फ्रेश फूड खाना चाहिए, यानी 1 घंटे के अंदर जो बना हुआ है वही फूड खाना चाहिए, क्योंकि वो जो लेफ़्ट ओवर फूड है वो धीरे धीरे उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा होती है टेम्परेचर हाई होने के कारण। तो वो फिर इसलिए आप देखा कि इस मौसम में सबसे ज़्यादा फूड पॉइजनिंग वाले केसेज आते हैं। तो एक तो ताज़ा खाएँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हल्का गर्म खाना खाना चाहिए। दूसरा, खाने की मात्रा भी पहले से थोड़ी सी कम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं हो, और तीखे और गरिष्ठ भोजन इस वक्त नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो ऑलरेडी कम है। अगर हम बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन लेंगे या जो तेज मिर्च मसाले वाले लेंगे वो अगर लेंगे तो फिर वापस शरीर में उष्णता बढ़ाएगा। तो डाइट हमारी ऐसी होनी चाहिए जो लाइट हो, लिक्विड डाइट हो, थोड़ी सी कूलिंग एजेंट वाली हो, यानी जो पित्त को भी कम करे, शरीर की बॉडी को टेम्परेचर को कम करे, इस तरह की हमें डाइट का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, आमतौर पर ये बहुत बार सुनने में आता है कि पेट में गर्मी हो गई है, तो इसका क्या मतलब है और ये गर्मी किन किन वजह से होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं और क्या खाए पिए उस समय? नॉर्मली जो पेट की गर्मी है वो भी हमारी जो लाइफ स्टाइल उसी की वजह से, जो डाइट शेड्यूल है वो उसी की वजह से सबसे ज़्यादा होती है। इस वक्त जैसे मैंने बोला कि हमें लिक्विड डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए और टाइम पे हमें खाना चाहिए, हल्का सुपाच्य भोजन लेना चाहिए। लेकिन हम अभी भी जो हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो सर्दियों वाली ही चलती रहती है। तो हम कपड़े तो बदल देते हैं, मतलब सीजनल चेंज होता है तो हम आउटफिट तो चेंज कर देते हैं, लेकिन आहार विहार में परिवर्तन नहीं करते। तो इस वक्त हमें समझना होगा कि हमारी जैसो गर्मी के अकॉर्डिंग क्या डाइट लेनी चाहिए। अगर वो हम चेंज करेंगे तो ईजिली हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो गर्मी अगर जब हो तो हम डाइट में लिक्विड को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। शाम के टाइम आप चाहें तो खिचड़ी, दलिया, इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। फिर भी अगर पेट में गर्मी ज़्यादा रहती है तो आप धनिए की पंजीरी को प्रयोग कर सकते हैं, या सुबह आगरे का पेठा जो आता है, पेठे को धो के उसको खा सकते हैं, या रसगुल्ला जो है उसको उसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर फिर भी ही ज़्यादा रहती है तो इस वक्त बेल आता है, तो बेल का प्रयोग हम करें, दूध में ना मिला के बेल का जूस जैसा बना ले मत के पानी के साथ, अगर उसका प्रयोग करेंगे तो जो पेट की गर्मी है ये कम हो जाएगी। और जो पेट की गर्मी के कारण लूज मोशन जैसी बीमारियां होती हैं उनसे भी हम बच सकते हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आयुर्वेद के अनुसार गर्मी में नहीं लेनी चाहिए, मतलब उनके लिए मना किया गया है या कम मात्रा उनकी है वो हमें कर देनी चाहिए? अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा भी था कि भाई जब ऋतु बदलती है तो हमारा जो खान पान की आदतें हैं हमें भी उनमें भी बदलाव करना चाहिए। मेनली जो तीखे पदार्थ हैं उनको, कटु और जो तीखे पदार्थ हैं यानी जो तेज मिर्च मसाले वाले, उनका निश्चित रूप से हमें प्रयोग बंद कर देना चाहिए। मीट को हो, जो नॉन वेजिटेरियन है वो मीट कम से कम लें, और या अगर वो मीट का सूप ले सकते हैं, शोरबा टाइप वो ले सकते हैं। जो भी हम जैसे राजस्थानी है तो दाल बाटी चूरमा ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो इस तरह के गरिष्ठ भोजन को भी हमें इस मौसम में कम लेना चाहिए।
और छाछ का प्रयोग हम ज़्यादा करें इस मौसम में तो छाछ ज़्यादा बेटर रहेगी। दही का प्रयोग नहीं करें इस मौसम में, दही उष्णता ज़्यादा बढ़ाता है। बाकी चंदन का शरबत, इस तरह की हम चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, दही का मतलब दही पूरी तरह से कम कर देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए? दही के लिए प्रयोग में दो जो आयुर्वेद में वर्णित है कि ऋतु के अनुसार 3 ऋतुओं में इसका निषेध बताया गया है। जो उष्ण ऋतु हैं उनमें हमें शरद ऋतु है, तो ग्रीष्म ऋतु में भी निषेध बताया गया है। तो उसको अगर, लेकिन जो डेली दही खाते हैं वो ओक साथ में जिन्हें हो जाता है, मतलब हैबिचुअल है, वो दिन में कम मात्रा में ले सकते हैं। पर उसके साथ भी दही के साथ फिर वो कुछ चीज़ें मिलाएं, या तो आंवला मिलाएं या चीनी मिला के उसका प्रयोग करें, मूंग की दाल मिक्स करके ले सकते हैं। तो ऐसी 3-4 चीज़ों का प्रयोग आयुर्वेद में बताया। केवल दही नहीं खाना चाहिए, तो तब ये ग्रीष्म ऋतु में स्पेशली बनाएं। अच्छा, इस मौसम में यदि हम दिनचर्या की बात करें तो वो दिनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए? मतलब खाने का समय और व्यायाम जो है उसकी अवधि, और हल्का या हैवी वर्कआउट, तो इस तरह से किन बातों का ध्यान रखना होगा? बिल्कुल, व्यायाम को लेके एक बड़ा मतलब मिसकंसेप्ट है कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं वो फिर भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जो पहले जितनी एक्सरसाइज करते थे सर्दी में, उससे उन्हें हाफ करनी चाहिए। जो नॉर्मल है, जो जिन्हें नॉर्मली एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो बिल्कुल लाइट एक्सरसाइज करें। दूसरा, वो सुबह जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, ना कि लेट आवर्स में वो जाएं, और उसमें भी बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। नॉर्मली आयुर्वेद सजेस्ट करता है कि हमें दिन में नहीं सोना चाहिए, परंतु केवल एक ग्रीष्म ऋतु ऐसी है जिसमें आयुर्वेद बोलता है कि आप दिन में सो सकते। तो इस ऋतु में हम दिन में हम एक स्मॉल नैप ले सकते हैं। बाकी जितनी भी ऋतु है उनमें हमें दिन में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि कफ कम हो रहा है, तो थोड़ा सा कफ बढ़ाने के लिए इस वक्त इस ऋतु में हमें दिन में सो सकते हैं। खाने का जो समय है वो आयुर्वेद में वर्णित है कि आप जब उठते हैं मॉर्निंग में सूर्योदय से, वो लगभग 3 घंटे के अंदर अंदर आप अपनी फर्स्ट मील ले लें। ऐसे ही सूर्य अस्त के आसपास आपको मील ले लेनी चाहिए। तो जो बहुत लेट मील लेते हैं वो भी डाइजेशन को ख़राब करेगा, तो वो इसमें नहीं करनी चाहिए इस ऋतु। तो इसीलिए हम कहते भी हैं, जब रात को हमारा खान पान थोड़ा गड़बड़ होता है तो हम अगले दिन सुबह कहते भी हैं कि कल रात को तो कुछ खाने की गड़बड़ हो गई है, अब आज खिचड़ी दलिया कुछ इस तरह का हल्का ही खाना होगा। अच्छा, अब छोटे बच्चों की बात करना चाहेंगे कि गर्मी के दौरान उनको जो दुष्प्रभाव होते हैं उससे बचाने के लिए क्या किया जा सकता है या क्या करना चाहिए? और आप पंचकर्म के विशेषज्ञ भी हैं, तो जो छोटे बच्चे हैं उसमें किस एज वाले बच्चे हैं उनका आप पंचकर्म उनको करते हैं या सलाह देते हैं कि आपका पंचकर्म हो सकता है, और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम पंचकर्म में शामिल कर सकते हैं छोटे बच्चों के लिए? छोटे पंचकर्म के लिए कोई एज बाउंड नहीं है, तो छोटे बच्चे जो लगभग 1 साल के बाद के हैं उनमें हम पंचकर्म कर सकते हैं। और साथ साथ किस तरह की डिजीज़ है उसके अकॉर्डिंगली हम पंचकर्म प्लान करते हैं। नॉर्मली कुछ जो प्रोसीजर्स हैं उनके लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन है, जैसे नस्य वाली विधि है, तो नस्य वाली लगभग 8 साल के बाद हमें करनी चाहिए। या वमन विरेचन जो मेजर प्रोसीजर्स होते हैं वो हम 16 साल के बाद करते हैं। पर जो दूसरे अभ्यंग जैसे प्रोसीजर्स हैं, या पत्रपिंड है, शाली षष्ठी है, या बस्ती जो एक मेजर ट्रीटमेंट है, वो हम साल भर के बाद कभी भी कर सकते हैं। तो डिजीज़ के अकॉर्डिंग हम प्लान आउट करते हैं। और जैसे गर्मी के अकॉर्डिंग अगर अभी हम बच्चों में देखें तो स्पेशली हमें इस वक्त उनको अभ्यंग जरूर करना चाहिए, पर थोड़ा सा शीतल तेल से, या मॉर्निंग में हम उनको अभ्यंग करें। और जब भी वो स्कूल से आएँ तो एक ज़रूर रहती है कि टेम्परेचर वेरिएशन नहीं रहे, क्योंकि बड़े तो इसका पालन कर लेते हैं। तो जब भी जैसे स्कूल से आते हैं, कहीं से भी गर्मी से एकदम सर्दी में आए या एकदम एसी में ना जाएं, और तो उसका पहले हम उनको थोड़ी देर नॉर्मल टेम्परेचर पे रखें, उसके बाद ही हम किसी रूम में, एसी वाले रूम में लेके जाएं, या कूलर जिसमें हो। साथ में वो समय समय पे पानी पीते रहे, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि हाइड्रेशन उनका प्रॉपर रहे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहते हैं, तो वाटर लॉस होने के चांसेस भी उनमें ज़्यादा रहते हैं। तो हम उनको जब भी वाटर कंटेंट हाई रिच डाइट दें। अच्छा, पोस्ट कोविड के बाद लोगों में जिस तरह की समस्याएं देखने में आ रही हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो पंचकर्म में किस किस तरह की समस्याओं के मरीजों का आपने इलाज किया है?
पोस्ट कोविड में बहुत सारे वेरिएशंस आए, जैसे एक एंजाइटी और डिप्रेशन वाले काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आए जिनको ये इस तरह की प्रॉब्लम थी। तो उनमें हमने पंचकर्म स्पेशली शिरोधारा जो की थी, शिरोधारा से और नस्य से और अभ्यंग से, इससे पेशेंट्स को लाभ मिला। दूसरा अभी एक और फटीग जो सबसे ज़्यादा थे कि आजकल थकान, जिनको भी कोरोना हुआ उसके बाद थकान बहुत ज़्यादा रही, तो उसमें हम मसाज अभ्यंग कराते हैं और कुछ बल्ले बस्तियाँ उनका प्रयोग कर सकते हैं, और या चावल के साथ मसाज करते हैं, तो वो जिसे हम शाली षष्ठी पिंड स्वेद बोलते हैं। तो इससे भी उनकी जो मसल्स फैटिक थी, जो ओवरऑल बॉडी में फैटिक आ रहा था, वो कम हुआ। साथ में कुछ पेशेंट्स अभी ऐसे एवियन वाले हमारे पास आए हैं, स्पेशली जिन्होंने स्टीरॉइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया, उनके जो ए वैस्कुलर नेक्रोसिस डेवलप हो गया है, उसमें हम अभी काफ़ी सारे पेशेंट अभी हमारे पास हैं, तो उनका जब हम पंचकर्म द्वारा काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं। तो मेनली ये सारे डिसऑर्डर्स हमारे पास आ रहे हैं। बिल्कुल, तो डॉक्टर गोपेश मंगल जी को हम धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने गर्मी से जुड़ी हुई, आयुर्वेद से जुड़ी हुई और पंचकर्म को लेकर इतनी उपयोगी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए पत्रिका टीवी। नमस्कार।